नमस्कार, माइको एफएम में आपका स्वागत है। आज सुनिए परिणीता का भाग 5। गुरुचरण बाबू बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। किसी भी छोटे बड़े व्यक्ति से वे निसंकोच बातें कर सकते थे। अपनी मिलनसार आदत के कारण ही गिरीन्द्र के साथ 2-3 बातें होने पर भी उनकी गहरी मित्रता हो गई थी। वह बड़े ही दृढ़ विश्वासी थे। सरल स्वभाव के कारण वे चतुराई को कम महत्व देते थे। बात बात में तर्क वितर्क होने पर यदि हार भी जाते तो भी किसी प्रकार के रोष की रेखा उनके चेहरे पर ना झलकती थी। कभी कभी ललिता चुपचाप मामा की बगल में बैठकर सब बातें सुनती रहती। जब वह आकर बैठ जाती तो गिरीन्द्र के तर्क बहुत ही विद्वतापूर्ण होते। हृदय में आनंद की लहरों के उजाव के साथ वह युक्तियों को जुटाता चला जाता। मुख्य रूप से उनके वाद विवाद का विषय आजकल की समाज व्यवस्था ही होता था। आधुनिक समाज की हीनता, जर्जरता, असमानता और अत्याचारों पर बड़े मार्मिक ढंग से विचार होता था और ऐसे दुराचारी समाज से घृणा व्यक्त की जाती थी। इन आरोपों में वास्तविकता थी, अतः और कुछ प्रमाण देने की आवश्यकता ही क्या थी। वह समाज द्वारा सताए हुए गुरुचरण बाबू के जीवन से पूरी तरह मिलती थी। अंत में गुरुचरण बाबू पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए कहते, गिरीन्द्र तुम बिल्कुल सत्य कहते हो, इसमें असत्य है ही क्या। कौन भला आदमी यह नहीं चाहता कि अपनी पुत्री का शुभ विवाह अच्छे व्यक्ति से ठीक अवसर पर करे। फिर भी क्या ऐसा सबके लिए मुमकिन है। इसके सिवा समाज यह कहने से नहीं चूकता कि तुम्हारी लड़की सयानी हुई, ब्याह करो, मगर इतना कहने से ही तो लड़की का ब्याह नहीं हो जाता। इस कार्य में मदद करने को कौन कहे। तरह तरह की बातें सुननी पड़ती है। गिरीन्द्र अधिक क्या कहूँ, तुम मेरी ही बात देखो। लड़कियों के ब्याह के कारण ही मेरा मकान तक बिका जा रहा है। इसका ब्याह तक दे सकने में असमर्थ हूँ। इसको कर्ज से मुक्त करा सकना कठिन कार्य है। 2 दिन पश्चात शायद दर दर का भिखारी हो जाना पड़े। गिरीन्द्र ऐसे समय में मुझे कोई भी सहारा ना देगा, बल्कि सारा समाज बहिष्कार करेगा। इस प्रकार का वाद विवाद उठाने पर गिरीन्द्र चुपचाप ही सुना करता। गुरुचरण बाबू उसी बहाव में कहते, भैया जो भी तुमने कहा बिल्कुल सत्य है। ऐसे समाज को त्याग कर जंगल में रहना लाख बार अच्छा है। इन पात की ढोंगियों से बिल्कुल दूर रहने में ही भलाई है। कुछ भी कठिनाई क्यों ना हो, फिर भी शांति मिलेगी। गला दबोचने और मनुष्यता को भंग करने वाले समाज में रहना हमारे लिए ठीक नहीं। यह समाज धनवानों का ही है, मेरे जैसे गरीब का नहीं। अच्छा है यही लोग मौज से रहे, हमारी आवश्यकता ही यहाँ नहीं है। यह कहते कहते वह एकदम मौन हो जाते थे। ललिता प्रतिदिन इन उद्गारपूर्ण युक्तियों को ध्यानपूर्वक सुनती रहती थी। केवल इतना ही नहीं, बल्कि रात को निंद्रा आने के पूर्व इन्हीं तर्कों पर विचार किया करती थी। गिरीन्द्र की सभी युक्तियाँ उसके हृदय में समा जाती थी। मन ही मन वह सोचने लग जाती थी कि गिरीन्द्र बाबू का कहना सत्य है। अपने मामा से ललिता का अटूट प्रेम था। उसके मामा के प्रति गिरीन्द्र जो कुछ भी कहता उसे नितांत सत्य समझती थी। उसे यह भी पता था कि उसके मामा की परेशानी तथा चिंताएं उसी के कारण बढ़ी है। अन्य जल भी उन्होंने छोड़ दिया है। आज उसके मामा जो ये सब कष्ट झेल रहे हैं, यह सब क्यों? क्योंकि समाज उन्हें जाति से बाहर कर देना चाहता है। इस सब का कारण एकमात्र यही ना कि वे मेरी शादी करने में असमर्थ हैं। विचार कर ललिता ने सोचा, यदि आज किसी प्रकार मेरी शादी हो जाए और दुर्भाग्यवश मैं यदि कल विधवा होकर फिर मामा के पास जाऊं तो मामा को जाति से अलग कर दिया जाएगा। ना तर्कों में उसे कोई भी सार ना दिखाई देता। गिरीन्द्र जी कुछ भी ललिता के मामा के प्रति श्रद्धा और सहानुभूति दिखाता था, और जो भी वह कहता था उस सब के प्रति श्रद्धा दिखाने और अपनी सहमति जताने से वह बाज ना आती। ऐसा करने के सिवा उसके पास दूसरा मार्ग न था। गिरीन्द्र के प्रति उसकी श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। धीरे धीरे उसने भी संध्या की बेला का इंतजार करना शुरू कर दिया। उसकी उत्कंठा और भी बढ़ गई थी। शुरू में गिरीन्द्र बात में ललिता को आप शब्द से संबोधित करता था, परंतु एक दिन गुरुचरण बाबू ने मना कर दिया। कहा, ललिता तुमसे छोटी है, इसलिए आप ना कहकर तुम कहा करो। अब वो ललिता को तुम शब्द से संबोधित करने लगा। गिरीन्द्र ने ललिता से कहा, तुम चाय नहीं पीती?
ललिता ने कुछ उत्तर ना देकर सिर नीचा कर लिया। गुरुचरण बाबू ने उसकी ओर से उत्तर दिया, शेखर ने उसको चाय पीने से मना कर दिया है। उसकी राय है कि स्त्रियों को चाय नहीं पीनी चाहिए। गिरीन्द्र को यह बात अच्छी न लगी। इस बात को ललिता ने तार लिया। आज शनिवार है। आज के दिन काफी समय तक यह मजेदार मजलिस लगी रहती है। चाय पीना हो चुका था, वार्तालाप जारी था। गुरुचरण बाबू आज कुछ अनमने थे। बीच बीच में परेशानी का अनुभव कर वह चुप रह जाते थे। ऐसा लगता था कि बातचीत अच्छी नहीं लग रही है। गिरीन्द्र ने यह देखकर पूछा, ऐसा प्रतीत होता है कि आपको कुछ शारीरिक कष्ट है, चेहरे पर उदासी है, क्या दफ्तर में कुछ गड़बड़ है? हुक्के की निगाली मुंह से निकालते हुए उन्होंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं, शरीर भी गड़बड़ नहीं है। यह कहते हुए गुरुचरण बाबू ने मुंह ऊंचा करके गिरीन्द्र की ओर दृष्टि डाली। सरल स्वभाव वाले गुरुचरण बाबू की आंतरिक चिंताएं तथा हृदय के ज्वलित उद्गार उनके मुख पर झलक रहे थे। इसका वह खुद भी अनुभव ना कर सके थे। ललिता पहले उन लोगों के वार्तालाप को केवल सुना ही करती थी, परंतु अब वह तर्क वितर्क में भाग लेने लगी थी। मामा की परेशानी को वह भी पूर्ण रूप से समझ गई। उसने पूछा, हाँ मामा, ऐसा मुझे भी लग रहा है कि आपको कोई बात हृदय में कष्ट दे रही है। उसकी इस बात को सुनकर गुरुचरण बाबू को थोड़ी सी हंसी आ गई और सरल भाव से स्वीकार करते हुए बोले, बेटी सत्य है, आज मेरी दशा ठीक नहीं है। यह बात सुनकर गिरीन्द्र एवं ललिता दोनों ही टकटकी बांधकर कष्ट का कारण जान लेने के लिए उनके चेहरे की तरफ देखने लगी। गुरुचरण बाबू ने कहा, नवीन दादा मेरे विषय में सब कुछ जानते हैं, फिर भी उन्होंने तमाम लोगों के सामने सड़क पर खड़े होकर बहुत सी भली बुरी बातें सुना डाली। खैर, उनका इसमें दोष ही क्या। 6-7 माह बीत गए, पर उन्हें मूल की कौन कहे, 1 पैसा सूद तक का नहीं दे पाया हूँ। ललिता सब कुछ तुरंत समझ गई। इस बात को खत्म करने के लिए व्यग्र हो गई। उसे यह भय होने लगा कि कहीं उसके भोले मामा घरेलू बातों को दूसरों के सामने बिना सोचे समझे ही गाने लगेंगे, क्योंकि उन्हें दुख में यह भी स्मरण नहीं रहता कि किसके सामने कौन सी बात करनी चाहिए और किसके सामने नहीं। गिरीन्द्र के सामने घरेलू बातें होना वह ठीक ना समझती थी। तो उसने कहा, मामा बेकार में इन सब बातों की चिंता में मत पड़ो, ये सब बातें तो बाद की है, बाद में होगी। ललिता के इस इशारे की ओर गुरुचरण बाबू का ध्यान भी नहीं गया। वह बड़े ही विषाद युक्त भाव से कहने लगे, बाद में क्या होगा बेटी? हाँ गिरीन्द्र भैया, तुम देखते हो कि मेरी बेटी इन सब चिंताओं में मुझे ग्रस्त नहीं देखना चाहती, परंतु मेरी प्यारी बेटी, तेरे मामा के इन सभी कष्टों को तो बाहरी लोग नहीं देखते हैं। गिरीन्द्र ने पूछा, नवीन बाबू ने क्या कहा? ललिता को जरा भी पता न था कि गिरीन्द्र उनकी घरेलू परिस्थितियों से परिचित है। इसी कारण गिरीन्द्र का यह प्रश्न सुनकर उसने लज्जा का अनुभव किया और इस असंगत प्रश्न को सुनकर उसे मन ही मन उस पर गुस्सा भी आ गया। गिरीन्द्र के प्रश्न के उत्तर में गुरुचरण बाबू ने सभी बातें खोलकर कह दी। काफी दिनों से नवीन राय की पत्नी अजीर्ण रोग से ग्रसित है। इलाज में कोई कमी न थी, रोग तो था ही, पर इधर वह भयंकर हो चला है। पुराना रोग हो जाने के कारण डॉक्टरों ने राय दी कि हवा पानी बदलने के लिए कहीं बाहर स्वास्थ्यवर्धक स्थान पर जाना चाहिए। इसी काम के लिए नवीन राय को पैसों की सख्त आवश्यकता थी, अतः बड़े ही जोरों से उन्होंने सब रुपया अदा कर देने का तकाजा किया है। गुरुचरण बाबू के सामने यह कठिन समस्या है, आखिर वह इतनी जल्दी रुपयों का प्रबंध कैसे करे? गुरुचरण बाबू की इन सब बातों को सुनकर गिरीन्द्र थोड़े समय तक चुप रहा और फिर बहुत ही नर्म भाव से उसने मधुर स्वर में कहा, इधर कई दिनों से मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, पर संकोचवश कह ना सका। आज आपकी आज्ञा हो तो कुछ कहूँ। गुरुचरण बाबू ने हंसते हुए कहा, यह क्या बात है गिरीन्द्र, किसी को भी मुझसे बात करने में संकोच नहीं होता। तुमको क्या आज्ञा दूं? तुम बेरोक टोक कहो। गिरीन्द्र ने कहा, जीजी से एक दिन सुना था कि नवीन बाबू बहुत अधिक सूद पर रुपए उधार देते हैं। उनसे रुपए लेकर ही आप गहरी परेशानी के जाल में पड़ गए। मैंने यह सोचा कि आपकी मदद में अपनी धनराशि लगाऊं, जो कि बैंकों में पड़ी हुई है।
वह किसी काम में नहीं आती। साथ ही इस समय नवीन बाबू को आवश्यकता भी है। आपका भी कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। गिरिंद्र की यह बात सुनकर गुरुचरण बाबू और ललिता दोनों उसकी ओर एकटक देखने लगे। संकोच भाव से गिरिंद्र ने फिर कहना शुरू किया, इस समय इन रुपयों की मुझे बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। यदि मेरे रुपये आपके काम में लग जाएं, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। इस धन को आप अपनी सुविधा अनुसार दे दीजिएगा। मुझे किसी प्रकार की जल्दी नहीं है। नवीन बाबू को आवश्यकता है, उन्हें समय पर रुपये मिल जाएंगे। गुरुचरण बाबू ने कहा, सारा रुपया तुम दोगे? इस बात के उत्तर में गुरुचरण बाबू कुछ कहने जा रहे थे कि अन्ना काली तेजी से दौड़ती हुई वहां आई और बोली, शेखर दादा ने तुरंत कपड़े पहनकर सज धज कर तैयार होने को कहा है दीदी। वह सब आज नाटक देखने जा रहे हैं। यह कहकर वह जिस प्रकार तेजी से आई थी उसी प्रकार उल्टे पांव भाग गई। उस लड़की के उत्साह को देखकर गुरुचरण बाबू मुस्कुराए, परंतु ललिता उसी स्थान पर बैठी रही। क्षण भर बाद ही अन्ना काली ने फिर आकर कहा, अभी तक तुम बैठी हो जीजी, उठो, तुरंत तैयार हो, सब लोग तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। इस बार भी ललिता पूर्ववत उसी स्थान पर बैठी रही। अन्ना काली की प्रसन्नता को देखकर गुरुचरण बाबू को हंसी आई और ललिता के सिर पर हाथ फेरते हुए वे बोले, जाओ बेटी जाओ, अब तनिक भी देरी ना करो। वह सब लोग शायद खड़े खड़े तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। लाचारी बस उसे उठना ही पड़ा, परंतु जाते समय उसकी कृतज्ञ दृष्टि गिरिंद्र पर पड़ रही थी। इस कृतज्ञता भरी दृष्टि को गिरिंद्र पूर्ण रूप से समझ गया था। थोड़ी देर में ही खूब बनाव श्रृंगार के साथ पान देने के बहाने फिर एक बार वह बाहर के कमरे में आई, परंतु उस समय गिरिंद्र वहां से चला गया था। केवल गुरुचरण बाबू तकिए के सहारे लेटे थे। उनकी बंद आंखों के कोनों पर आंसुओं की रेखा झलकती थी। ललिता तुरंत समझ गई कि यह खुशी के आंसू है। यह जानकर उनका ध्यान भंग करना ठीक ना समझकर वह चुपचाप ज्यों की त्यों लौट गई। कमरे से बाहर आकर ललिता सीधे शेखर के घर पहुंची। अपने मामा की दशा को सोचकर उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। अन्ना काली उस समय वहां ना थी। वह पहले ही जाकर गाड़ी में बैठ गई थी। कमरे के ठीक सामने शेखर खड़े खड़े ललिता की ही बाट जोह रहा था। सिर उठाकर देखने पर उसे ललिता की भरी आंखें दिखाई दी। इधर कई दिनों से ललिता को ना देखा था, इसीलिए शेखर और अधिक परेशान था। ललिता के आंसुओं को देखकर शेखर का हृदय भी द्रवित हो आया और उसने ललिता से पूछा, यह क्या ललिता, क्या तुम रो रही हो? क्यों, क्या बात है? ललिता ने सिर हिलाकर अपना मुंह नीचा कर लिया। कई दिनों से ललिता को ना देखने के कारण तरह तरह की भावनाओं का जागरण शेखर के हृदय में हो रहा था। वह बड़े स्नेह के साथ ललिता का मुंह ऊपर उठाकर बोला, अरे सचमुच ही तुम रो रही हो? आखिर बताओ तो क्या हुआ ललिता? शेखर की इस सहानुभूति तथा प्रेम भाव को देखकर वह अपने को संभाल न पाई। वह जहाँ खड़ी थी शेखर की ओर पीठ करके वहीं पर बैठ गई और मुंह ढांपकर जोर जोर से रोने लगी। शेखर सहानुभूति का प्रदर्शन करता रहा। धन्यवाद। आपको परिणीता का यह भाग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और साथ ही साथ अगर आपकी कोई पसंदीदा कहानी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।